प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NCERT क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस के अध्याय 5 की, जिसका नाम है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। हमें किस प्रकार से पौधे और जंतुओं का संरक्षण करना चाहिए। संरक्षण का मतलब होता है देख रेख करना, सुरक्षा करना। ठीक है, सभी बच्चे नोट्स की कॉपी लेकर बैठे, नोट्स भी समझने के साथ साथ नोट्स भी कंप्लीट करते रहे, है ना। हेडिंग डाल लो सभी बच्चे, वनोन्मूलन, वनोन्मूलन, है ना। क्या होता है भाई वनोन्मूलन, है ना। थोड़ा लिख लेते इसके बारे में। देखो भाई, वनों की कटाई कर, वनों की कटाई कर वनों की कटाई कर वनों को समाप्त करना, वनों को समाप्त करना, वनों को समाप्त करना, वनों की कटाई कर वनों को समाप्त करना वनोन्मूलन कहलाता है। किसे कहते हैं भाई वनों उन्मूलन? किसे कहते हैं? वनों की कटाई करना, है ना। वनों की कटाई कर वनों को समाप्त करने की जो प्रक्रिया होती है, जो कार्य होता है, उसे वन उन्मूलन कहा जाता है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं वनोन्मूलन के कारण की, है ना। वनोन्मूलन के कारण देखो भाई सभी, क्या क्या कारण है वनोन्मूलन के। वनोन्मूलन के कारण, है ना। क्या क्या कारण है भाई, है ना। लिखो नंबर 1, कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, है ना। नंबर 1 में लिखो कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, भूमि प्राप्त करना, कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना। नंबर 2 लिखो। नंबर 2, कृषि भूमि पर घरों एवं कारखानों का निर्माण करना, कृषि भूमि पर घरों एवं कारखानों का निर्माण करना, कृषि भूमि पर घरों एवं कारखानों का निर्माण करना। नंबर 3, फर्नीचर बनाने एवं फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग करना, लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग करना, है ना। वनोन्मूलन किसे कहते हैं?
वनों की कटाई कर वनों को समाप्त करना, वनों की कटाई करके वनों को समाप्त करना क्या कहलाता है? वनोन्मूलन कहलाता है। वनोन्मूलन के कारण कौन कौन से कारण है? पहला है कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, है ना, पेड़ पौधों को काटकर कृषि के लिए क्या करना? भूमि प्राप्त करना, ये भी एक कारण हो सकता है भाई, होता है कि नहीं होता है। नंबर 2, कृषि भूमि पर घरों एवं कारखानों का निर्माण करना, कृषि योग्य भूमि जो है उस पर क्या करना? घर बनाना, मकान बनाना, है ना, कारखाने फैक्ट्री वगैरह स्थापित करना, ये भी एक कारण है। नंबर 3, फर्नीचर बनाना, है ना, पेड़ पौधों को काटा जाता है किस लिए? ताकि फर्नीचर बनाया जा सके, और है ना, और ईंधन के रूप में, लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, ये कारण है वनो उन्मूलन के। ठीक है, नंबर 3, वनो उन्मूलन के परिणाम, है ना, वनोन्मूलन के क्या परिणाम सामने आ रहे हैं? हेडिंग डालो भाई, वनोन्मूलन के परिणाम। वनोन्मूलन के परिणाम कौन कौन से क्या परिणाम है लिखे हुए है ना। नंबर 1 लिखो, पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होना, पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होना, प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होना, पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होना, है ना, यह है वनोन्मूलन के परिणाम। क्या परिणाम है? कि पृथ्वी पर ताप अधिक पड़ रहा है ना, और प्रदूषण भी अधिक हो रहा है ना, इनमें क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। ठीक है, नंबर 2 लिखो, नंबर 2, यह है नंबर 1, नंबर 2, वनोन्मूलन से वायुमंडल में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ना, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ना, ये भी एक कारण है भाई, है ना, ये भी परिणाम है, वनोन्मूलन के परिणाम है ना। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, ऊपर वाला मिटा रहा हूं। कारण नंबर 3 लिखो, वनोन्मूलन से वर्षा में कमी होना, है ना, होती कि नहीं होती? होती ना। से वर्षा में कमी होना, वनोन्मूलन से वर्षा में कमी होना, है ना। नंबर 4 लिखो भाई, नंबर 4, भूमि पर जल स्तर की कमी होना, भूमि पर जल स्तर की, है ना, भूमि पर जल स्तर की कमी होना, है ना, भूमि पर क्या हो गया? जल स्तर, है ना, यानी पानी की मात्रा में कमी हो गई, है ना, भूमि पर जल स्तर की कमी होना। नंबर 5, भूमि की उर्वरता क्षमता में कमी आना, भूमि की उर्वरता यानी उपजाऊ, है ना, भूमि की
उर्वरता क्षमता में, भूमि की उर्वरता क्षमता में कमी आना, ये भी एक क्या है, परिणाम है ना। इससे क्या हो रहा है, भूमि की उर्वरता क्षमता में कमी आ रही है और भूमि क्या बनती जा रही है, बंजर बनती जा रही है ना। नंबर 6, प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ एवं सूखा आना आदि। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ एवं सूखा, है ना, सूखा, जैसे बाढ़ एवं सूखा आना आदि है ना। उसके बाद में बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की। प्रकाश संश्लेषण आपने कक्षा 6 में 7 में पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर एक बार अपन उसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमारी यादें ताज़ा हो जाए, है ना। लिखो भाई, प्रकाश संश्लेषण बहुत सारी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है ना। प्रकाश संश्लेषण, लिखो भाई, पेड़ पौधे सूर्य की किरणों से, पेड़ पौधे सूर्य की किरणों से पेड़ पौधे सूर्य की किरणों से अपना भोजन बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। पेड़ पौधे सूर्य की किरणों से अपना भोजन बनाते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण, कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण, पेड़ पौधे सूर्य की किरणों से, पेड़ पौधे क्या करते हैं, सूर्य की किरणों से अपना भोजन बनाते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पेड़ पौधे क्या ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और अपन को क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, पता होगा ना। ठीक है, आगे लिखो भाई, हेडिंग डालो सूखा। यहाँ पर अपन छोटे से छोटा पॉइंट भी पढ़ेंगे ताकि आगे जाकर कोई दिक्कत न होए, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं सूखा की, है ना। आवश्यकता से भी कम बारिश होना, आवश्यकता से भी कम बारिश होना, आवश्यकता से भी कम बारिश होना सूखा पड़ना या अकाल पड़ना कहलाता है। सूखा पड़ना या अकाल पड़ना, सूखा पड़ना या अकाल पड़ना कहलाता है। आवश्यकता से भी क्या होना, कम, आवश्यकता से भी कम बारिश होना सूखा पड़ना या अकाल पड़ना कहलाता है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालो भाई, मृदा
अपर्दन। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो मृदा अपर्दन। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, ऊपर वाला मिटा रहा हूँ। मृदा अपर्दन। मृदा का मतलब मिट्टी होता है ना, आप सभी भली बाती से जानते होंगे, है ना। मृदा अपर्दन, अपर्दन का मतलब होता है कटाव, है ना। मृदा अपर्दन। मृदा अपर्दन, है ना। लिखो भाई इसको। मृदा का अपर्दन यानी कटाव होना मृदा अपर्दन कहलाता है। मृदा का अपर्दन मृदा का अपर्दन यानी कि कटाव, यानी कटाव होना। मृदा का अपर्दन यानी कि कटाव होना मृदा अपर्दन कहलाता है। मृदा का अपर्दन यानी कटाव होना मृदा अपर्दन कहलाता है। मृदा का अपर्दन यानी कटाव होना क्या कहलाता है? मृदा अपर्दन कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग डालो भाई मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण क्या होता है ना, लिखते हैं इसके बारे में। मरुस्थलीकरण देखो भाई, भूमि की उर्वरता क्षमता व हुमस यानी नमी की मात्रा कम होना। भूमि की उर्वरता क्षमता, भूमि की उर्वरता क्षमता व हुमस यानी नमी की मात्रा कम होना। नमी की मात्रा कम होना, है ना। मात्रा कम होना अर्थात भूमि बंजर हो जाना। अर्थात भूमि बंजर हो जाना। अर्थात भूमि बंजर हो जाना मरुस्थलीकरण कहलाता है। मरुस्थलीकरण कहलाता है। मरुस्थलीकरण कहलाता है। एक बार फिर समझते हैं इसको, मरुस्थलीकरण को। जैसे नाम से ही पता चल रहा है ना, मरुस्थलीकरण यानी मरुस्थल, है ना। भूमि की उर्वरता क्षमता व हुमस यानी नमी की मात्रा में कमी होना। भूमि की उर्वरता यानी पैदावार क्षमता, उर्वरता क्षमता का मतलब होता है पैदावार क्षमता। भूमि की उर्वरता क्षमता यानी कि पैदावार क्षमता में कमी होना और हुमस यानी नमी की मात्रा में भी कमी होना। अर्थात भूमि बंजर हो जाना, जहाँ पर फसल वगैरह नहीं उगाई जा सके या कम उगाई जा सके, है ना। बंजर भूमि किसे कहते हैं? जहाँ पर फसल नहीं उगाई जा सके या कम मात्रा में उगाई जा सके, उसे बंजर भूमि कहते हैं। भूमि बंजर हो जाना मरुस्थलीकरण कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग डालो वन्य एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण। वन्य एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण।
वन्य एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण। वन्य एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण, है ना। लिखो भाई इसमें, वन्य एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण हेतु निम्न उपाय करने चाहिए। वन्य एवं वन्य एवं वन्य प्राणियों का वन्य प्राणियों का वन्य एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण हेतु संरक्षण हेतु निम्न उपाय करने चाहिए। निम्न उपाय करने चाहिए। वन्य एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण हेतु निम्न उपाय करने चाहिए, है ना। नंबर एक कौन कौन से उपाय करने चाहिए भाई, है ना। नंबर एक, अधिक संख्या में वृक्ष लगाने चाहिए, है ना। हमें क्या करना चाहिए, अधिक संख्या में वृक्ष लगाने चाहिए। अधिक संख्या में वृक्ष लगाने चाहिए, है ना। नंबर दो, वनों की कटाई को रोकना चाहिए, है ना। वनों की कटाई को रोकना चाहिए। वनों की कटाई को रोकना चाहिए। वनों की कटाई को रोकना चाहिए। नंबर तीन, वन्य प्राणियों का संरक्षण हेतु वन्य प्राणियों का संरक्षण हेतु वन्य प्राणियों का संरक्षण हेतु अभयारण्य एवं उद्योग अभयारण्य एवं उद्योग स्थापित करने चाहिए। अभयारण्य एवं उद्योग स्थापित करने चाहिए। अभयारण्य एवं उद्योग स्थापित करने चाहिए। आदि कार्य हमें करने चाहिए, है ना। एक बार समझ लेते इसको। वन्य एवं वन्य प्राणी, वन्य जीव, वन्य यानी वन में रहने वाले, वन्य प्राणी जो प्राणी होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, है ना। उनका वन में रहने वाले जो प्राणी होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, उनका संरक्षण किस प्रकार से हमें करना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वन्य एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण है तो हमें निम्न उपाय करना चाहिए। कौन कौन से उपाय करना चाहिए, सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक संख्या में वृक्ष लगाने चाहिए, है ना। ताकि वृक्ष लगाएंगे तभी वृक्ष लगाएंगे तब पानी आएगा, और पानी आएंगे तो पेड़ पौधे हरे भरे रहेंगे, जंगल रहेगा, और जंगल में ही वन्य और वन्य प्राणी रहेंगे, है ना। नंबर 2, वनों की कटाई को रोकना चाहिए। यदि वन ही नहीं रहेंगे तो जानवर कहाँ से रहेंगे, इसलिए वनों की कटाई को रोकना चाहिए। वन रहेंगे तभी जानवर रह पाएंगे। नंबर 3, वन्य प्राणियों का संरक्षण हेतु अभयारण्य एवं उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए ना। वन्य एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण हेतु क्या करना चाहिए, अभयारण्य, नए अभयारण्य बनाने चाहिए, नए उद्योग बनाने चाहिए, है ना। जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर बनाना चाहिए, जिससे वन्य जीवों की रक्षा हो सके, है ना। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, वन्य जीव अभयारण्य। नेक्स्ट हेडिंग डालो भाई, वन्य जीव अभयारण्य। वन्य यानी वन में रहने वाले जीव, है ना। अभयारण्य, वन्य का मतलब होता है वन में रहने वाले जीव, अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य। लिखो भाई इसमें, वह क्षेत्र जहाँ जंतु वह क्षेत्र
क्षेत्र जहाँ जंतु व वह क्षेत्र जहाँ जंतु व उनके आवास सुरक्षित रहते हैं, जंतु व उनके आवास सुरक्षित रहते हैं। वह से वन्य जीव अभयारण्य वह क्षेत्र होता है जहाँ पर जंतु व उनके जो आवास होता है, घर होते हैं, है ना, जो गुफाएं होती है, वो क्या रहती है, सुरक्षित रहती है और वहाँ पर उन्हें किसी भी प्रकार का कोई डर वगैरह नहीं रहता है ना। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, ऊपर का मिटा रहा हूँ। वन्य जीव अभयारण्य नंबर 2, वन्य जीव अभयारण्य वह क्षेत्र जहाँ जंतु व उनके आवास सुरक्षित रहते हैं। वन्य जीव अभयारण्य वह क्षेत्र होता है जहाँ जंतु व उनके आवास यानी कि रहने के स्थान सुरक्षित रहते हैं, है ना। आगे लिखो, वन्य जीव अभयारण्य कहलाते हैं। वन्य जीव अभयारण्य वन्य जीव अभयारण्य वन्य जीव अभयारण्य कहलाते हैं, वन्य जीव अभयारण्य कहलाते हैं, है ना। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान जो राष्ट्रीय लेवल पर होता है, नाम तो सुना ही होगा, राष्ट्रीय उद्यान जो कि राष्ट्रीय स्तर पर होता है ना। राष्ट्रीय उद्यान लिखो भाई इसके बारे में। वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ वह स्वतंत्र रूप से जहाँ वह स्वतंत्र रूप से आवास का मतलब देना, आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सके, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सके राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान एक बार फिर समझते हैं। राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय स्तर पर होता है, वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र होता है। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, वन्य यानी वन में रहने वाले जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र होता है जहाँ पर वह स्वतंत्र रूप से रह सकें एवं प्राकृतिक संसाधनों का और प्रकृति से जो प्राप्त संसाधन है उनका उपयोग कर सकें, राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं, है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालो भाई, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हेडिंग डालो भाई, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। जीवमंडल
आरक्षित क्षेत्र, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। लोकस में वन्य जीवन कोमा पौधों, वन्य जीवन कोमा पौधों, वन्य जीवन कोमा पौधों और जंतु संसाधनों, पौधों और जंतु संसाधनों, जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन करने हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र, जीवन यापन करने हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र, जीवन यापन करने हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र। देखो भाई, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, वन्य जीव पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक यानी पुराने ढंग से जीवन यापन यानी रहने हेतु विशाल यानी बहुत बड़ा संरक्षित क्षेत्र जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाता है ना। इसी के साथ मिलते हैं लेक्चर 2 में। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वाले लेक्चर 2 में। तब तक के लिए बाय बाय।